बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही अहम चैप्टर दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ज़रा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इसको मुख्तलिफ एपिसोड्स में करेंगे। इस टॉपिक के तहत जो हमने पढ़ना है कि बिज़नेस क्या होता है, इसका स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस के इस हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देन स्पेकुलेशन बिजनेस, it is S is missing, it is speculation business. Then admissible deductions, कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, और इसमें फिर डिडक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट है, डिडक्शंस नॉट एडमिसिबल है, अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, एबनॉर्मल लॉसेस को क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसी तरीके से एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड ट्रेनिंग, बैड डेट्स होंगे तो क्या करना है, नॉन पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी और बेनिफिट फ्रॉम ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो इसमें करेंगे, और इसी को आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और फिर एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का मुख्तलिफ हिस्सा होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस। और इसमें क्या चीजें मौजूद हैं? इट इंक्लूड्स ट्रेड, चीजों की खरीदो फरोख्त विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। कॉमर्स आप जानते हैं कि तमाम इसमें ट्रेड एंड तमाम ऐसे फैक्टर्स जो ट्रेड को पॉसिबल करते हैं, जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चर, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। दैट कम्स कॉमर्स। मैन्युफैक्चर, ऐसा प्रोसेस जिससे आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दर्जी को अनसिला कपड़ा दिया और उसने लिबास बना दिया, तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल डाला और आगे फिनिश प्रोडक्ट आ गई। देन प्रोफेशन और वोकेशन, दोनों के लिए उर्दू में लफ्ज़ तो पेशा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जैसे एडवोकेसी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। और वोकेशन में स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, जैसे वेल्डिंग है, डेंटिंग, पेंटिंग है, वगैरह वगैरह। तो प्रोफेशन और वोकेशन और एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन। नॉर्मली आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इज नेवर ट्रीटेड एज बिजनेस, कि अगर एक बंदे के पास गाड़ी थी, उसने कभी खरीदी थी और बेच दी, तो इससे जो प्रॉफिट है ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स बिजनेस करता है गाड़ियों में, लेकिन उसने पूरे महीने में एक ही ट्रांजेक्शन किया है, तो दैट विल बी ए बिजनेस। बट इट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉयमेंट इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर एक अकाउंटेंट नौकरी करके अकाउंट्स मेंटेन करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उसकी इनकम विल बी सेल इनकम। लेकिन यही अगर वो इंडिपेंडेंट रहते हुए यही सारी एक्टिविटीज़ देता है किसी एक कंपनी के लिए और उससे फीस वसूल करता है, तो दिस विल बी हिज प्रोफेशन, दिस विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, बुनियादी तौर पे तो वही प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। अब बिजनेस दो किस्म के हो सकते हैं, कैरीड ऑन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, कि एक्चुअली आपने वो किया हो, और ट्रीटी टू हैव बीन कैरीड ऑन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। हमने कहीं पढ़ा था कि बास ट्रांजेक्शन हम समझ लेते हैं कि इट इज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मिसाल के तौर पे बैड डेट्स कभी राइट ऑफ हुए, फर्म चल रही है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो ये समझा जाता है कि ये एक्टिविटी चल रही थी। देन इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। मिसाल के तौर पे ICAP, ICMAP है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। अपने मेंबर्स के लिए अगर ये कुछ
तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीज़ देते हैं। मिसाल के तौर पे आई कैप जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को छापता है और अपने मेंबर्स को कंपैरेटिवली निस्बतन कम कीमत पे बेचता है, लेकिन इस प्रोसेस से भी उससे कुछ इनकम होती है। तो दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। Then fair market value of any benefit or perquisite arising from the past, present or prospective business relationship. It may or may not be convertible into money. मिसाल के तौर पे जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो रिटायरमेंट के बाद उस पर कमेंट्रीज करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में तबसरों के लिए आते हैं और इसके पैसे वसूल करते हैं। ये इसलिए उन्हें मिला या इसी तरीके से एड्स में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टीजमेंट्स में उनको लिया जाता है। ये इसलिए है कि उनका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन की बिना पे जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। और इस बेनिफिट में इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट डिराइव्ड बाय वे ऑफ वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और द डेट इटसेल्फ under the SBP's, State Bank of Pakistan's guidelines on writing of irrecoverable loans and advances. तो अगर किसी कंपनी ने को लोन लिया था या उस पे मार्कअप था, ड्यू था, और ये वो पे नहीं कर सकता है और बैंक एज पर स्टेट बैंक पॉलिसी उसको राइट ऑफ कर देता है, तो दिस विल आल्सो बी टेकन एज बेनिफिट टू द हाउस और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। देन इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रैक्टर लोग देते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर दे देते हैं, थ्रेशर्स दे देते हैं, क्रेन्स किराए पे दे देते हैं, तो इससे होने वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय द मैनेजमेंट कंपनी, जैसे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, चूंकि कंपनीज की टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस नहीं करते। एनी प्रॉफिट ऑन डेट in case of a person whose business is to lend money and earn profit, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका बेसिक काम ही पैसे उधार देना है और उससे इनकम अर्न करना है। इनसे हटके अगर कोई बंदा प्रॉफिट एंड डेट लेता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं आता है। और इसी तरीके से बहुत पहले हमने जब टैक्स रिजीम्स पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि अगर कोई इनकम एसटीआर में या एफटीआर में फॉल करती है तो उसे हम किसी भी हेड ऑफ इनकम में ऐड नहीं करते, बल्कि उसे सेपरेट रखते हुए इलादा उस पर टैक्स कंप्यूट किया जाता है। सो इनकम विच इज कवर्ड अंडर एसटीआर एफटीआर इज नॉट पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस। हेड्स ऑफ इनकम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज देखी थी कि स्पेकुलेशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट हेड ऑफ इनकम। तो यहां भी यही बताया हुआ है सेक्शन 19 में कि स्पेकुलेशन बिजनेस को हम दूसरे बिजनेस में मर्ज नहीं करेंगे, बल्कि इसको इलादा एक हेड ऑफ इनकम के तौर पे ही ले लेंगे। अब स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है? बुनियादी तौर पे इट मीन्स ए बिजनेस इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity. कि इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटीज नहीं होता, बल्कि उस पे गेन और लॉस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को ए एंड बी के दरमियान एग्रीमेंट होता है 1000 shares of X Limited at the rate of rupees say 10 per share, और ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब होना है? 15 जनवरी को। इट इज द एग्रीमेंट डेट, 1 जनवरी इज द एग्रीमेंट डेट और एग्जीक्यूशन डेट इज 15 जनवरी। अब अगर 15 जनवरी को ए 1000 शेयर्स दे के उसके एवज 10,000 रुपये बी से वसूल कर लेता है, तो दिस इज ए नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर इज नो स्पेकुलेशन इन इट। अब मार्केट में आपको पता है कि कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। फर्ज करें कि 15 तारीख को 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी कीमत 15 रुपये हो गई हो शेयर की या 8 रुपये हो गई हो रुपीज़। अगर कीमत बढ़ गई तो 10 की बजाय 15 रुपये हो गई, एग्री किया होता 10 रुपये के हिसाब से। तो इस सूरत में देयर इज ए लॉस ऑफ ₹5 पर शेयर टू ए द सेलर,
and gain of ₹5 per share to B, the buyer. और अगर ये ₹8 हो जाता है तो इसमें there is a gain of ₹2 per share to the seller and loss of ₹2 per share to the buyer. तो ये जो गेन और लॉस है, चूंकि 1000 शेयर्स हैं, ₹5 के हिसाब से ₹5000 और ₹2 के हिसाब से ₹2000 का गेन या लॉस होगा। अगर कीमत बढ़ती है, ₹15 हो जाती है, तो ₹5000 इज द गेन ऑफ ए एंड लॉस टू बी। और अगर कीमत कम हो जाती है, ₹8 हो जाती है, तो ₹2 पर शेयर के हिसाब से ₹2000 इज द गेन और लॉस। तो अगर उस पर्टिकुलर डेट को 15 तारीख को इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग द कमोडिटीज क्या है, शेयर्स एंड कैश, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, अगर जिसका नुकसान होता है वो उतने पैसे उसको दे दे जिसका गेन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज स्पेकुलेशन। मतलब क्या है कि आपने एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज नहीं करनी, बल्कि राइज और फॉल ऑफ द प्राइस की बिना पे जो किसी एक को फायदा होता है या दूसरे को नुकसान होता है, जिसको नुकसान होता है उतने पैसे वो उसको दे देता है जिसका फायदा हो रहा है। तो दिस इज नोन एज स्पेकुलेशन बिजनेस, जिसे हम सट्टाबाजी कहते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन स्पेकुलेशन बिजनेस, और वो क्या है? नंबर 1, ए बिजनेस विच a contract is made by a person to guard against loss through future price fluctuations in respect of other contract made by him for actual delivery of goods. Actually उसने चीज़ें देनी थी, अब उसे खतरा है कि बीच में प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकती है और उसकी बिना पे उसे नुकसान हो सकता है, तो वो अगर कोई स्पेकुलेशन का ट्रांजैक्शन कर लेता है इस नुकसान से बचने के लिए या इस नुकसान को पूरा करने के लिए, तो टैक्स वाले कहते हैं गो कि वो स्पेकुलेशन है, लेकिन हम उसे टैक्स पर्पसेस के लिए स्पेकुलेशन नहीं समझेंगे। Then a business in which a contract in respect of stocks and shares is made by a dealer or investor to guard against loss in his holding through price fluctuations. एक बंदे के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं और उसे खतरा है कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन की बिना पे उसे नुकसान हो सकता है और किसी वजह से वो अभी उन्हें डिस्पोज ऑफ भी नहीं करना चाहता, तो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में अगर इस नुकसान को पूरा करने के लिए कर लेता है, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज स्पेकुलेशन बिजनेस। और तीसरी चीज इसमें यह है कि बिजनेस इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय ए मेंबर ऑफ ए फॉरवर्ड मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज भी हैं और बाकी हैं जहां फ्यूचर के सौदे आप करते हैं, इन एनी ट्रांजैक्शन ऑफ जॉबिंग और आर्बिट्रेज टू गार्ड अगेंस्ट लॉस अगेंस्ट एनी राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो जॉबिंग ये आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जस्ट समझने के लिए कि जॉबिंग या आर्बिट्रेज होता क्या है। जॉबिंग इज ए फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वगैरह वगैरह, ऑन द स्टॉक मार्केट बाय ए डीलर हु एक्ट्स एज ए प्रिंसिपल इन मेकिंग ए मार्केट इन दीज सिक्योरिटीज। कि को बंदा ब्रोकर के तौर पे काम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो एज ए शो ये करता है कि जैसे ये मैं अपने लिए शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो उससे ये होता है कि मार्केट में एक परसेप्शन चला जाता है कि ये बंदा जो दूसरों के लिए शेयर्स खरीदता था, अगर इस कंपनी के शेयर्स खुद खरीद रहा है तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होने जा रहा है, तो वो लोग उसकी तरफ राग़ब होते हैं, उस सिक्योरिटी की तरफ, और यूँ उसकी मार्केट बढ़ जाती है। आर्बिट्रेज इसके बरक्स क्या है कि दो डिफरेंट मार्केट्स का नॉलेज एक बंदे के पास है, जैसे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, दो मुख्तलिफ जगह का रेट उसे पता है, तो जहां सस्ता है वहां से चीज खरीद के उस मार्केट में बेच देना जहां वो महंगा है, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेज। अब है एडमिसिबल डिडक्शंस। कौन कौन से खर्चे माइनस कर सकते हैं वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जो खर्चे इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक माइनस कर सकते हो उन्हें एडमिसिबल डिडक्शंस कहते हैं, और जो कानून के मुताबिक हम माइनस ना कर सकते हो, चाहे कितने ही वो बिजनेस से कनेक्टेड क्यों ना हो, उनको हम इनएडमिसिबल डिडक्शंस कहते हैं। तो एडमिसिबल डिडक्शंस क्या है? जो कानून के मुताबिक हम माइनस कर सकते हैं। तो ये तीन बड़ी कैटेगरीज में हम इसे तकसीम कर सकते हैं। वन इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। हज़ारों किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं और उसमें हज़ारों किस्म के खर्चे हो सकते हैं,
तो हर एक खर्चे को आउटलाइन नहीं किया जा सकता था। तो बेसिक प्रिंसिपल ये तय किया कि विच इज़ फॉर द बिजनेस। थोड़ा सा हम इसे आगे देखेंगे। देन एनिमल यूज्ड फॉर बिजनेस, उसके सिलसिले में क्या करेंगे, एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड इंटेंजिबल्स। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है दैट इज एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। तो बुनियादी चीज़ क्या है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस। और बिजनेस कौन सा हो, विच इज जनरेटिंग टैक्सेबल इनकम। बिजनेस टैक्सेबल हो, उस बिजनेस के लिए खालस्तन जो खर्चा आपने किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, होली एंड एक्सक्लूसिवली, दैट एक्सपेंस विल बी एडमिसिबल। सो बेसिक चीज क्या हुई, नंबर वन, it should be for the sake of the business, and number two, this is incurred during the tax year. और अगर कोई खर्चा पूरे का पूरा फॉर द सेक ऑफ बिजनेस न किया हो तो उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट हम एडमिसिबल कर देंगे, टैक्स में अलाउ कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। फर्ज करें कि एक बंदे ने एक बिल्डिंग किराए पे ली और 40,000 रुपया उसका किराया उसने तय किया, उसमें से 3/4 बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और 1/4 जो है वो अपनी रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा है। तो 40,000 में से 3/4 विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस, दैट विल बी अलाउड एज एडमिसिबल डिडक्शन। और फिर एक चीज खास इसमें ज़हन में रखनी है, जो अकाउंटिंग में हम जिसे मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, कि जिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे आपने इनकम को रिकॉग्नाइज किया था, उसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग से एक्सपेंस को भी रिकॉग्नाइज करना है। सो अगर अक्रूवल बेस पे इनकम ली थी तो एक्सपेंस भी अक्रूवल पे होगा, एंड अगर कैश बेस पे लिया था तो फिर कैश बेस पे होगा। एनिमल यूज फॉर बिजनेस, जैसे स्टर्ड फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, वो बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें कितना खर्चा हमने माइनस करना है, बुनियादी तौर पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल, उसमें से माइनस कर देना है उस एनिमल को बेचा जो पैसे मिले, या उस मर गया तो कार्कस कहते हैं एनिमल की डेड बॉडी को, उस कार्कस को बेचा या उसको बेचा जो मिल गया, बाकी जो कुछ बच गया दैट इज टेकन एज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 3 किस्म के एसेट्स हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ। वन इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएबल एसेट, डिटेल से हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। इंटेंजिबल्स, ये भी हम देखेंगे एसेट के चैप्टर में, बुनियादी तौर पे जैसे गुडविल है, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे हैं, दोज आर टर्म्ड एज प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इन सब को डेप्रिसिएट करना है या अमोर्टाइज करना है उस तरीके से जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है, और इसकी सेक्शन 22 से 25 तक इसको डील करती हैं। और ये इंशाल्लाह हम जब एसेट और डेप्रिसिएशन के पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन उस तरीके से जैसे कानून में कहा हुआ है। फाइनेंशियल कॉस्ट, इसमें बेसिक एक ही चीज याद रखने वाली है कि बिजनेस के लिए कहीं से पैसा उधार लिया हो किसी भी शक्ल में, और उसका जो मुआवजा पे किया है दैट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। पैसा उधार का था, वो डिबेंचर की शक्ल में भी हो सकता है, लोन की शक्ल में भी हो सकता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, किसी भी शक्ल में अगर आपने लोन लिया है, पैसा कहीं और से लिया है और उस पे उसका कोई रेम्यूनरेशन पे किया है, उस पे कोई सूद, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप, कोई भी नाम दे लें, वो पे किया है, तो दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ चंद मिसालें दी हुई हैं। प्रॉफिट ऑन डेट इफ दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, लीज रेंटल्स फॉर बिजनेस एसेट ऑन लीज। लीजेस में क्या होता है कि जो आप किस्त पे करते हैं, लीज रेंटल जिसे कहा जाता है, दैट इज अलाउड एज एक्सपेंस। और जिस बंदे ने लीज पे एसेट लिया होता है, अकाउंटिंग में तो उस पर डेप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन टैक्स में उस पर डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं। तो जो
अकसात पे की होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे की होती हैं, दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस. Payment to a मुदारबार participation term certificate holder for any fund borrowed for the business. Payment made by a scheduled bank on a profit and loss sharing account. बैंक्स के पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स हैं, या जिसे आप इस्लामिक मोड्स ऑफ बैंकिंग कह रहे होते हैं, तो उसके तहत अगर किसी के पैसे पड़े हुए हैं और बैंक उसको पैसे देता है तो ये भी एक खर्चे के तौर पे बैंक को अलाउ किया जाता है. तो फाइनेंशियल कॉस्ट में जो चीज जेन में रखने वाली है वो ये है कि बारोड कैपिटल इज बीइंग यूज्ड और उस पे जो मार्कअप देना है, दिस इज टर्म्ड एज प्रॉफिट एंड डेट एंड दैट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस. थैंक यू. बाकी चीजें हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे.